हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में बात करूँगी। मेरा यह प्रयास है इस वीडियो के द्वारा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूजी और पीजी के जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेरे ये वीडियो जो है उनके लिए मददगार साबित होगा अच्छे अंक एग्ज़ाम्स में प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये जो वीडियो है हिस्ट्री टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए मददगार साबित होंगे। मेरा ये प्रयास है कि इस वीडियो में मैं जितने भी बिंदु हो सकते हैं या टॉपिक्स रेलिवेंट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के दृष्टिकोण से, उसका समावेश मैंने अपने इस वीडियो में किया है। और मेरा ये प्रयास है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले, उनका समग्र रूप से चंद्रगुप्त प्रथम की तैयारी इस वीडियो के द्वारा हो पाएगी। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि आज मैं आप लोगों से चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में बात करूंगी। यदि हम चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में बात करते हैं तो इसे हम गुप्त वंश के संस्थापक के तौर पे याद करते हैं। यदि हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं उसमें गुप्त वंश का विशेष स्थान है, क्योंकि इस काल को हम स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। और इस वंश के अधीन हम कह सकते हैं कि भारत का सभी ही दृष्टिकोण से प्रगति भी इस काल में हमें देखने को मिलता है। भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासनकाल, शासन व्यवस्था, राजवंश में से एक गुप्त वंश की शासन व्यवस्था के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तब यह देखते हैं कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश साम्राज्य की वास्तविक रूप में एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि यहाँ पे हम जैसा कि देखते हैं कि जितने भी इतिहासकार हैं उनके द्वारा अलग अलग राय दी जाती है गुप्त वंश के संस्थापक को लेकर के, और जो लाइनेज है वो बहुत अधिक क्लियर नहीं है। जब हम देखते हैं, बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में या घटोत्कच के विषय में और श्री गुप्त के विषय में, तो यहाँ इतिहासकारों के बीच में मतभेद है कि किसके बाद में कौन शासक रहे थे। परंतु समुद्रगुप्त के पश्चात जो लाइनेज है जितने भी गुप्ता रूलर्स के, वो क्लियरली एक मत होकर के हमारे समक्ष आते हैं। फिर भी यहाँ पे मैं आप लोगों से यह चर्चा करना चाहूंगी कि जैसा कि कुछ इतिहासकारों का मत है कि चंद्रगुप्त प्रथम महाराज जो थे वो घटोत्कच के पुत्र थे। सिंहासन पर बैठने के पश्चात उसने अपने पूर्वजों के विपरीत अनुसरण करते हुए महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ऐतिहासिक अभिलेखों का अध्ययन जब हम करते हैं तब यह देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के पहले श्रीगुप्त और घटोत्कच के द्वारा अपने आप को महाराज के रूप में स्थापित किया गया था। किंतु चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने आप को महाराजा धीराज के रूप में स्थापित किया था। महाराजा धीराज का अर्थ होता है राजाओं का राजा। इतिहासकारों का मत है कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि अपने आप को स्थापित करने के लिए तथा अपने कार्यों को जन साधारण के बीच प्रचारित करने के लिए अपनाया गया था तथा अन्य राजाओं को उसका वर्चस्व स्वीकार करने के लिए धारण की गई थी। तो यहाँ पे एक जरूर हमें जानकारी मिलती है कि जो महाराजा धीराज की उपाधि के साथ में ये हमें जरूर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जानकारी मिलती है कि शायद चंद्रगुप्त प्रथम के साथ ही हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक जो है गुप्त वंश की स्थापना इनके अधीन हो पाई थी। कुछ इतिहासकारों का मत है कि चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि उसके विजयों के उपलक्ष्य में प्राप्त हुई थी। जब हम चंद्रगुप्त प्रथम के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो हम यह स्पष्ट रूप से देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वह शासक था जिसके द्वारा गुप्त वंश को वास्तव में न सिर्फ एक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया गया था बल्कि एक साम्राज्य के रूप में इसकी प्रतिष्ठा भी कायम की गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार 319 से 20 ईस्वी में गुप्त वंश को वास्तविक रूप से स्थापित किया था या इसमें शासन करना प्रारंभ किया था। अगर हम गुप्त वंश के प्रारंभिक शासकों पर ध्यान दें तो हमें सहज ही ज्ञात होता है कि प्रारंभिक गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम सर्वाधिक शक्तिशाली रहा था।
इतिहासकारों का मत है कि गुप्त वंश के साम्राज्य को स्वतंत्र मगध शासक के रूप में शासन व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को ही है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तृतीय शासक रहा था। अभिलेखों से यह साबित हो चुका है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक रहा है। इतिहास के पन्नों में जब हम चंद्रगुप्त प्रथम के शासन व्यवस्था, उसके जीवन काल का अध्ययन करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण घटना के रूप में हमें चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह की घटना दिखाई देती है। और यहाँ पे जो इनका वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से, इसने गुप्त वंश को शक्तिशाली तौर पे स्थापित करने में मदद भी पहुंचाई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी के साथ विवाह कर अपने साम्राज्य में वैशाली को शामिल कर लिया था। इतिहासकारों का मत है कि वैशाली के लिच्छवी प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में स्थापित रहे थे। इतिहासकारों का यह विश्वास रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम को कुमार देवी से विवाह के अवसर पर दहेज के रूप में लिच्छवी क्षेत्र प्राप्त हुआ था तथा इस वैवाहिक गठबंधन के कारण चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी रानी के साथ लिच्छवी क्षेत्र का संयुक्त रूप से शासन को ग्रहण भी किया था। कुमार देवी वास्तव में लिच्छवी के क्षेत्र की उत्तराधिकारी भी रही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्त वंश के शासनकाल के समय में जितने भी शासक रहे थे उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस के द्वारा अपने शासन तंत्र को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया था और साथ ही साथ जितने भी पड़ोसी जो क्षेत्र रहे थे उनके साथ में मित्रतापूर्ण संबंध भी स्थापित किया था। चंद्रगुप्त प्रथम से विवाह के बाद उनके द्वारा भी अपने आप में एक रानी के रूप में संयुक्त क्षेत्र पर शासन व्यवस्था, शासन प्रबंध में भाग लिया गया था। इतिहासकारों का यह भी विश्वास है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने सिंहासन पर बैठने से पहले कुमार देवी से 305 ईस्वी में विवाह किया था। यहाँ इतिहासकार यह तर्क देते हैं कि 319 ईस्वी में राजा बनने के पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम ने दूसरी क्षेत्र का अधिग्रहण किया था और साथ ही साथ अपने आप को महाराजाधिराज के रूप में घोषित किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य और लिच्छवी के राज्य को मिलाकर एक संयुक्त क्षेत्र बनाकर अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हुए गुप्त युग या गुप्त वंश को प्रारंभ करने का कार्य किया था। वास्तव में चंद्रगुप्त प्रथम एक दूरदर्शी सम्राट था और यही कारण है कि लिच्छवियों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया था। अगर हम चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के विवाह की प्रामाणिकता के विषय में बात करते हैं तो इसके साक्ष्य के रूप में हमें स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं। यह स्वर्ण सिक्के चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार, विवाह प्रकार के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार के 25 सिक्के हमें राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित बयाना, गाजीपुर, फैजाबाद, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, सीतापुर से प्राप्त हुए हैं। हाल के वर्षों में एक चांदी का सिक्का भी प्राप्त हुआ है जिसकी बनावट और आकार प्रकार इन स्वर्ण मुद्राओं की भांति ही है। अगर हम इसे ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में देखें तो हम यह मान ले सकते हैं कि गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने रजत मुद्राओं को प्रचलन में लाया था। यद्यपि अधिकांश इतिहासकार इस संदर्भ में चंद्रगुप्त द्वितीय को चांदी के सिक्कों के प्रसार का श्रेय देते हैं। इन चांदी के सिक्कों के ऊपर के भाग पर चंद्रगुप्त तथा कुमार देवी की आकृतियां उनके नामों के साथ उत्कीर्ण हैं। वहीं पीछे के भाग में सिंह वाहिनी देवी के साथ साथ मुद्रा लेख लिच्छवीय उत्कीर्ण है। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के विवाह के संदर्भ में हमें समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख से भी प्रमाणिक तथ्य प्राप्त होते हैं।
क्योंकि प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र अर्थात लिच्छवी कन्या से उत्पन्न संतान के रूप में वर्णित किया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम के इस वैवाहिक संबंध के संदर्भ में जो प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं डॉक्टर स्मिथ, उन्होंने कहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के विवाह संबंध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त को लिच्छवी का राज्य प्राप्त हो गया था तथा चंद्रगुप्त प्रथम मगध और इसके समीप के क्षेत्र का सर्वमान्य शासक बन बैठा था। इतिहासकार स्मिथ के विपरीत इतिहासकार एलन लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के वैवाहिक संबंध को सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि लिच्छवियों की सामाजिक कुलीनता के परिणाम स्वरूप ही गुप्तों को लिच्छवी रक्त पर गर्व रहा था। कुछ इतिहासकार इस संदर्भ में एलन महोदय के इस वैवाहिक संबंध के सामाजिक दृष्टिकोण का खंडन भी करते हैं और अपने कथन के समर्थन में मनुस्मृति का वर्णन करते हैं, जिसमें लिच्छवियों को व्रात्य अर्थात धर्मच्युत कहा गया है। इन इतिहासकारों का यह विश्वास रहा है कि तत्कालीन समाज में लिच्छवियों की प्रतिष्ठा बहुत अधिक सम्मानजनक नहीं रही थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कुमार चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का वैवाहिक संबंध राजनीतिक और शासन व्यवस्था के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण रहा है। यद्यपि सामाजिक दृष्टिकोण से भी इस वैवाहिक संबंध के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐतिहासिक अध्ययन के क्रम में हम यह देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के समकालीन लिच्छवी के दो राज्य विद्वान रहे थे, वैशाली का राज्य और नेपाल का राज्य। वैशाली का राज्य लिच्छवियों का प्राचीन राज्य रहा था। नेपाल का राज्य लिच्छवियों के द्वारा प्रथम अथवा द्वितीय सदी के आसपास अपने दूसरे राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह संबंध स्थापित करते हुए वैशाली का राज्य भी प्राप्त कर लिया था। यदि हम नेपाल के राज्य की बात करें तो नेपाल का राज्य चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र तथा उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के द्वारा अपने अधिकार में अपने शासन साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था। ऐतिहासिक स्रोतों से हमें यह जानकारी मिलती है कि लिच्छवियों का पहले एक सुप्रसिद्ध गणराज्य भी रहा था। अगर हम प्रयाग प्रशस्ति का अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इसमें लिच्छवियों के राज्य का उल्लेख गुप्तों के प्रत्यंत राज्य के रूप में किया गया है। लिच्छवियों की शासन व्यवस्था संभवतः राजतंत्रात्मक रही थी तथा कुमार देवी लिच्छवी राज्य की उत्तराधिकारी थी और यही कारण है कि चंद्रगुप्त प्रथम को विवाह के उपरांत उनका राज्य प्राप्त हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का यह वैवाहिक संबंध कितना महत्वपूर्ण था, इसका वर्णन इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी के द्वारा भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंदुसार की भांति चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर हम इस संदर्भ में देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण करना तथा विवाह की स्मृति में राजा रानी प्रकार के सिक्के का प्रचलन करना यहाँ पे दर्शाता है कि किस प्रकार से लिच्छवियों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करते हुए चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासन व्यवस्था को हम कह सकते हैं कि मजबूती से गुप्त वंश को स्थापित करने का प्रयास किया था। जैसा कि हम जानते हैं, यदि हम गुप्त काल का अध्ययन करते हैं तो ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में जो सिक्के रहे हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और जिस प्रकार से मैंने पहले आप लोगों से कहा कि सिक्कों पर दोनों ही राजा और जो रानी रही थी कुमार देवी, दोनों का चित्र अंकित होना और नाम अंकित होना ये दर्शाता है कि लिच्छवी जो राजकुमारी रही थी कुमार देवी, उसका भी साम्राज्य में वर्चस्व रहा था। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुप्त वंश की जो स्थापना हुई थी
वह वैवाहिक संबंधों के आधार पे भी रहा था, ये कहना गलत नहीं होगा। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि गुप्त वंश की स्थापना जो है वो सशक्त तौर पे हो पाई थी। आज मैंने आप लोगों से चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में तथा किस प्रकार से उसने प्रयास किया कि गुप्त वंश की स्थापना शक्तिशाली तौर पे की जा सके। अगले वीडियो में मैं आगे और आप लोगों से चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में और अधिक चर्चा करूंगी। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो पे आज मेरी जो चर्चा है वो यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से और अधिक चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगी। थैंक यू। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।